नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी की कक्षा में हैं और बायोलॉजी की एक बहुत ही अहम टॉपिक की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आज हम लोग काफ़ी विस्तृत रूप में, काफ़ी व्यापक रूप में हम लोग परिचर्चा करने जा रहे हैं। और चूंकि आज के इस क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की जो क्रिया है उसके अंतर्गत आज हम लोग हार्मोन्स के में एक सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले हमारी जो वीडियो है जहाँ पे हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में या मिश्रित ग्लैंड के बारे में जहाँ पे हमने चर्चा किया, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार प्लीज़ जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को एक बार जरूर ध्यान से देख लें कि मानव शरीर के अंदर जो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की क्रिया जो होती है, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जो क्रिया है, वो किस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उसकी क्या भूमिका है। और इसके अलावा हमने वहाँ पे एंजाइम्स की भी चर्चा किया है कि हार्मोन्स, एंजाइम्स और जो विटामिन्स हैं उसकी अपनी क्या भूमिका है और किस तरह से हमारे शरीर में वो नियंत्रण की क्रिया को अंजाम देते हैं। तो आपकी कॉन्सेप्ट एक बेहतर कॉन्सेप्ट बन जाएगी अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड को, आप अंतःस्रावी ग्रंथि को वहाँ से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो आपके लिए एक इन चीज़ों को समझना काफ़ी मददगार हो जाएगा। चलते हैं हम आज के इस टॉपिक पे। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि के बारे में, उसकी संरचना के बारे में काफी विस्तृत चर्चा चूंकि पहले भी हो चुकी है। आज हमारे परिचर्चा का जो विषय है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं उसको समझने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है कि पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांट देते हैं। हालांकि पीयूष ग्रंथि के 2 ही मुख्य हिस्से होते हैं, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। मध्य जो इसका भाग होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो उतना ज्यादा विकसित नहीं होता है, तो प्रायः वहां से क्वेश्चन नहीं होते हैं। एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मात्र वहां से बनते हैं, जिसकी चर्चा हम आज के इस क्लास में भी करेंगे। पहले आते हैं कि पीयूष ग्रंथि को हमने क्या किया कि उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को समझने के लिए, चूंकि पीयूष ग्रंथि के बारे में चर्चा हुई है कि एक मास्टर ग्लैंड है, स्वामी ग्रंथि है, इससे कई सारे हार्मोन्स का स्राव होता है। और इतना ही नहीं, पीयूष ग्रंथि जो है वो अन्य ग्रंथियों को भी निर्देशित करता है, उसका कंट्रोल करता है। तो इसलिए चूंकि जो ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलते हैं वो भी बड़ी संख्या में होते हैं। तो 8, 9, 10 की संख्या में जो है हम लोग हार्मोन्स को देखते हैं पीयूष ग्लैंड से, और यहाँ से प्रश्न के आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा रहती है। तो हमने क्या किया, इसको अध्ययन के लिए 3 भागों में बांट देते हैं। मुख्य मूलतः 2 भाग, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। उसके अलावा एक मध्य पिंडक भी है, मध्य भाग भी है, जहां से मिलेनोसाइट्स का स्रवण होगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अब आते हैं कि अग्रपिंडक या एडिनोहाइपोफाइसिस, ये जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ये हिस्सा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस हिस्सा की जो कोशिकाएं होती है, चूंकि पीयूष ग्रंथि का ये सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब 3/4 जो हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो आपको अग्रपिंडक या एडिनोहाइपोफाइसिस से बने होते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी ये। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो मूलतः जो है वो आपको क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब्स की बनी होती है। हालांकि ये इतने डीप के क्वेश्चन प्रायः जो निम्न लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, खास करके जो इंटरमीडिएट स्तरीय होते हैं वहाँ नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि अग्रपिंडक की जो कोशिकाएं होती है वो मूलतः 2 तरह की होती है। एक होता है क्रोमोफिल्स और दूसरा होता है क्रोमोफोब्स।
यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये क्रोमोफिल्स जो है, दरअसल यही क्रोमोफिल्स जो है ये दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक होता है बेसोफिल्स और दूसरा होता है एसिडोफिल्स। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि हमारे शरीर में जो सोमेटोस्टेरोन हार्मोन का जो स्राव होता है, ग्रोथ हार्मोन का जो स्राव होता है, वृद्धि हार्मोन जिसको हम कहते हैं, तो दरअसल सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का स्राव जो है वो एसिडोफिल्स के जरिए ही होता है, एसिडोफिल्स की कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। और अगर आप लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स की बात करें तो उसका भी आपको श्रवण जो होता है, उत्सर्जन जो होता है, वो आपको एसिडोफिल्स की कोशिकाओं से ही होती है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं जो प्रेरक हार्मोन है जिसको हम ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, तो ये जो बेसोफिल्स है, आप जितने भी आप यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जितने भी ट्रॉपिक हार्मोन को पढ़ेंगे, दरअसल वो सभी ट्रॉपिक हार्मोन एसिडोफिल्स से ही स्रावित होते हैं। तो क्लियर है इतनी बात कि अग्रपिंडक ये पिट्यूटरी ग्लैंड का 3/4 हिस्सा, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसकी कोशिकाएं मूलतः दो तरह की होती है, एक क्रोमोफिल्स और दूसरा क्रोमोफोर्स। क्रोमोफिल्स दो भागों में डिवाइड होता है, दो तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं, एक एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। तो जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक के एसिडोफिल्स कोशिका से स्रावित होता है, और जो ट्रॉपिक हार्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले, वो मूलतः आपको बेसोफिल्स से स्रावित होते हैं। उसके बाद से आते हैं कि अब देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं उसके बारे में जरा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह हार्मोन हो गया ग्रोथ हार्मोन, या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसी को हम कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन को ही हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन जो है हमारे शरीर के कोशिकाओं के ऊतकों की जो वृद्धि विकास होती है, दरअसल वो इसी हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है, निर्देशित हो जाती है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। और देखेंगे कि शरीर में अगर ग्रोथ हार्मोन्स की जो श्रवण की जो रफ्तार है, अगर वो अति श्रवण हो या अल्प श्रवण हो, दोनों ही स्थिति जो होती है वो नुकसानदायक होता है, और इससे जो है वो कई सारी व्याधियां जो है वो उत्पन्न होती है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है, मतलब वृद्धि हार्मोन्स की कमी से कौन से समस्या उत्पन्न होते हैं, और वृद्धि हार्मोन की अगर अधिक श्रवण होती है, अधिकता होती है हमारे शरीर में, तो किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के अल्प श्रवण से प्रायः अगर आप देखेंगे तो ये जो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि वृद्धि हार्मोन के अल्प श्रवण से यानी कमी से, अगर पीयूष ग्रंथि की कुसक्रियता के कारण या अग्रपिंडक के कुसक्रियता के कारण वृद्धि हार्मोन का स्राव आवश्यकता से कम मात्रा में होता है, तो इसमें दो तरह की समस्याएं आ सकती है। अगर आप बच्चों में देखेंगे या 13 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के बीच अगर हम देखें, तो अगर यहाँ पे वृद्धि हार्मोन का अल्प श्रवण हो जाए, कम मात्रा में स्रावित हो, तो एक रोग होता है, मतलब कि वहाँ पे शरीर की कोशिकाओं का, ऊतकों का जो वृद्धि होता है वो अवरुद्ध होने लगता है, वो अवरुद्ध हो जाता है, जिससे क्या होता है कि शरीर का विकास जो है, शरीर की वृद्धि और विकास की क्रिया बाधित हो जाती है, और व्यक्ति जो होता है उसका कद जो होता है वो सामान्य से बहुत ही छोटा हो जाता है। हालांकि एक बात हम यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दें कि वृद्धि हार्मोन की कुसक्रियता के कारण, वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण, अल्प श्रवण के कारण 13 से 20 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, वहाँ पे उनका मानसिक विकास जो है वो प्रॉपर ढंग से ही होता है, लेकिन उनकी जो शारीरिक विकास होती है वो बाधित होने लगती है, जिससे व्यक्ति का कद जो होता है वो सामान्य से काफ़ी छोटा हो जाता है, जिसको हम बौना कहते हैं। तो बौनापन, ठीक है, या इस रोग को हम लोग क्रेटिनिज्म कहते हैं, इसे हम मिजेट्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये नाम भी याद रखने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विभिन्न सारे एग्जामिनेशन में
जो विकल्प दिए जाते हैं तो वहाँ पे अभी आपको कभी कभी क्रेटिनिज्म भी मिल जाएंगे और मिजेट्स भी मिल जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, वामनता रोग भी इसको कहते हैं, बौनापन रोग कहते हैं, या इसको हम लोग लघुता रोग के भी नाम से जानते हैं। तो कई सारे इसके नाम है, चाहे आप वामनता रोग कहते हैं, बौनापन रोग कहते हैं, लघुता रोग कहा जाता है, या फिर इसको क्रेटिनिज्म या मिजेट्स के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी बात आइए कि जो प्रौढ़ावस्था के लोग हैं, जो प्रौढ़ावस्था में अगर वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है वो आवश्यकता से कम मात्रा में होने लगता है, अल्पस्रवन होता है, तो ऐसे कंडीशन में एक रोग होता है जिस रोग को कहा जाता है साइमंड्स रोग। और साइमंड्स रोग में समस्या ये होती है कि व्यक्ति जो कम ही समय में जो होते हैं वो उनकी जो कोशिकाएं होती है, उनके जो शरीर के ऊतक होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं और कम समय में ही वो बूढ़े प्रतीत होने लगते हैं। मतलब बुढ़ापा जो है वो जल्दी आ जाता है, इस रोग को हम साइमंड्स रोग कहते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में अगर वृद्धि हार्मोन का स्राव कम हो जाए, आवश्यकता से कम मात्रा में होती है, तो व्यक्ति के ऊतकों का विकास बाधित होने लगता है, वो नष्ट होने लगता है और बुढ़ापा रोग जो है वो जल्दी से जल्दी आ जाता है। समझने के बाद हम लोग देखते हैं कि वृद्धि हार्मोन का स्राव अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में होती है तो यहाँ पर भी समस्या उत्पन्न होती है। अगर वृद्धि हार्मोन की अतिस्रवण होती है तो फिर दो तरह से प्रभावित होते हैं कि अगर बच्चों में वृद्धि हार्मोन का स्राव, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का स्राव आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने लगता है तो व्यक्ति की जो शारीरिक जो लंबाई है, जो विकास है, वो आवश्यकता से ज्यादा तेज हो जाता है और ऐसे कंडीशन में जो है व्यक्ति का कद जो होता है वो सामान्य की अपेक्षा काफी लंबा हो जाता है, काफी भीमकाय हो जाता है, काफी विशाल हो जाता है और इस कारण इस रोग को हम बृहत्ता रोग कहते हैं, विशालता कहते हैं, या इसको हम लोग जाइगोटिज्म कहते हैं, महाकायता रोग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इन दोनों को हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि अगर कमी होती है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो रोग होते हैं उसको हम लोग क्रेटिनिज्म कहते हैं बच्चों में। जबकि अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो बच्चों का सामान्य कद, जो बच्चों का कद होता है वो सामान्य से काफी लंबा हो जाता है, काफी भीमकाय हो जाता है, काफी विशाल होता है। इसको हम लोग जाइगोटिज्म रोग कहते हैं या विशालता रोग कहेंगे, बृहत्ता रोग कहेंगे, भीमकायता रोग कहेंगे। अगर आप प्रौढ़ों में देखें तो प्रौढ़ों में हमने जैसे यहाँ पे देखा कि वृद्धि हार्मोन का स्राव अगर आवश्यकता से कम मात्रा में होती है, अल्प श्रवण से साइमंड्स रोग हो जाते हैं। उसी तरह से अगर वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने लगता है तो एक्रोमेगली नामक जो है वो रोग हो जाता है प्रौढ़ावस्था में, अगर इसका स्राव आवश्यकता से अधिक हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि एक्रोमेगली रोग जो है उसमें व्यक्ति का जो प्रायः हाथ होता है या व्यक्ति का पैर होता है वो सामान्य से काफी लंबा हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति की जो गाल की हड्डियां होती है वो गाल की हड्डियां भी जो है वो काफी विकसित हो जाती है, काफी बढ़ जाता है, तो वो हड्डियां भी गाल में जो है वो ज्यादा उभर जाती है। तो इस तरह की समस्याएं जो है वो वृद्धि हार्मोन के अतिश्रवण से होते हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव वे में हम समझे तो यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये हो गया कि ग्रोथ हार्मोन का स्राव जो है वो अगर पिंडक से हुआ। दूसरी बात कि अल्पश्रवण और अतिश्रवण से दो तरह की समस्याएं हैं कि अल्पश्रवण से बच्चों में क्रेटिनिज्म और प्रौढ़ों में साइमंड्स रोग। अगर वहीं पे हम अधिकता से देखें तो बच्चों में जाइगोटिज्म रोग हो जाता है जबकि प्रौढ़ों में एक्रोमेगली नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीयूष ग्रंथि के अग्र पिंडक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है जिसको TSH कहते हैं, थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स नाम है इसका। क्योंकि हमने आपको बताया था अभी कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो उससे न केवल वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है बल्कि कई सारे ट्रॉपिक हार्मोन का भी स्राव होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि एक थायरोट्रॉपिक हार्मोन है, ये एक ट्रॉपिक हार्मोन है, मतलब प्रेरक हार्मोन है। इस हार्मोन के कारण ही जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव जो है वो नियंत्रित होती है। अगर हम एक तीसरे हार्मोन्स की बात करें तो ये है एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हार्मोन, इसलिए महत्वपूर्ण है ये एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है, दरअसल आप देखेंगे कि हम एक इंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम चर्चा करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के
दो भाग होते हैं, एक होता है एड्रिनल मेंडुला और एक होता है एड्रिनल कार्टेक्स। तो एड्रिनल कार्टेक्स से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, दरअसल एड्रिनल कार्टेक्स से हार्मोन्स के स्राव को, एड्रिनल कार्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एड्रिनल कार्टेक्स ग्रंथि को जो उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन्स है वो यही है, जिसके कारण एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स वाले हिस्से से जो है कई सारे हार्मोन्स का स्राव होता है। तो ये आपने ग्रोथ हार्मोन को देखा, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स को देखा, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है। चौथा जो हार्मोन्स है जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक से जो स्रावित होने वाला जो अन्य महत्वपूर्ण हार्मोन्स है वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ध्यान रखेंगे ये काफी महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। दरअसल इसी हार्मोन्स के कारण जो होती है वो जनन ग्रंथियों की जो क्रियाशीलता है उसमें तेजी आती है। मतलब जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता का मुख्य कारण जो है वो आपको पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक से जो स्रावित होने वाला जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, दरअसल यही हार्मोन्स उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है ये प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किससे बने होते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। और ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक हो गया आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जिसको हम एफएसएच कहते हैं। दूसरा हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, या इसको हम लोग अंतराली कोशिका हार्मोन्स भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। तो ये तीन तरह के हार्मोन्स है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दरअसल ये हार्मोन्स जो है वो नर में शुक्र कीट का निर्माण, मतलब शुक्राणु का जो निर्माण होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, तो नर शरीर के जो टेस्टिस है जहां पर कि स्पर्म का निर्माण होता है, तो टेस्टिस में शुक्र कीट के निर्माण में, तथा मादा शरीर में अगर आप देखेंगे तो ओवम के अंदर, अंडाशय के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है, दरअसल उसके निर्माण के लिए जो है उत्तरदायी हार्मोन यही होते हैं, जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। पुरुषों में अगर हम देखें तो इस हार्मोन्स को हम अंतराली कोशिका हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जबकि महिलाओं के शरीर में इसी हार्मोन्स को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। जो तीसरा महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, काफी महत्व, कई दफे ये प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे कि मादा शरीर में दुग्ध ग्रंथियों को प्रभावित करने वाला हार्मोन्स कौन है, या किस हार्मोन्स के कारण मादा शरीर के अंदर दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया होती है, दुग्ध स्राव होती है। तो दरअसल वो हार्मोन्स जो है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स है। मादा शरीर में जो दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण होता है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स के कारण ही होता है। और अगर लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का स्राव जो होता है वो आवश्यकता से कम मात्रा में होता है, तो ऐसे स्थिति में जो है स्तन में जो है वो दुग्ध का निर्माण जो है, वो दुग्ध ग्रंथियों का न तो विकास बेहतर तरीके से हो पाता है और ना ही दुग्ध का निर्माण हो पाता है, जो शिशु के लिए जो है मुख्य आहार होते हैं। और अगर वहीं पे अगर हम इसके विपरीत वे में देखेंगे कि अगर लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का स्राव आवश्यकता से अधिक मात्रा में होती है, तो दुग्ध ग्रंथियों की क्रियाशीलता जो है वो अधिक हो जाती है और असमय दूध का निर्माण या अधिक मात्रा में स्तनों में दूध का निर्माण, दरअसल ये तमाम चीज जो है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये था हमारा पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक से स्रावित होने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन्स। अगर आप इसको सारांशतः देखें तो वृद्धि हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको कि हमने तीन भाग में बांटा, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। जो पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो ये है पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक से स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन्स, और उसके कमी से किस तरह की समस्या या उसके अतिश्रवण से अधिकता से किस तरह की समस्या होती है, इसको हमने काफी विस्तृत में, काफी डिटेल्स में इसको हमने देखा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ से कोई भी क्वेश्चन वो नहीं छूटेंगे। निश्चित रूप से अगर आप इसको एक दो बार ध्यान से देख लेते हैं तो आप अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ सकेंगे, रिलेट कर पाएंगे, और फिर आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा में जो है प्रश्न को पिक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आते हैं
कि पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंडक के बारे में, मतलब मध्य भाग। हमने पहले ही बताया था इस सत्र को प्रारंभ करते समय कि पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मिडल हिस्सा है, जो मध्य भाग है, वो उतना विकसित नहीं होता है। लेकिन अगर हम मध्य भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को देखें तो एकमात्र हार्मोन्स यहाँ से स्रावित होता है जिसको हम मिलेनोसाइट्स प्रेरक हार्मोन्स कहते हैं, जिसको हम लोग इंटरमीडियन भी कहते हैं। और देखिएगा कि प्रायः जो है वो जैसे पक्षियों में जो रंग का जो निर्माण होता है, उसके पंखों के रंग, ठीक ना, उसके गर्दन, चोंच या उनके रंगों के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरह मानव शरीर में भी अगर देखें तो त्वचा का जो रंग होता है, कि जैसे कोई व्यक्ति का रंग जो होता है वो गोरा है, कोई काला होते हैं, तो ये जो रंगों का जो निर्धारण होता है, क्योंकि त्वचा के अंदर आप देखेंगे कि एक प्रश्न पूछता है कि रंगों का निर्धारण किसके फैलाव के कारण होता है, तो पिगमेंट जो होते हैं, जो पिगमेंट के कारण ही जो है वो रंगों का निर्धारण होता है। और पिगमेंट जो है वो इसी मिलेनोसाइट्स प्रेरक हार्मोन जो होते हैं, जिसको हम इंटरमीडियन कहते हैं, इसी के कारण जो होते हैं वो मिलेनिन का स्राव होता है, पिगमेंट का स्राव होता है, जो रंगों का निर्धारण करता है। तो ये क्वेश्चन कई दफे पूछा जा चुका है कि रंगों का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखेंगे वहाँ पे पिगमेंट या मिलेनिन आपको विकल्प में मिलते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफे विभिन्न एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च पिंडक को। तो आमतौर पे इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का 1/4 हिस्सा, मतलब 1/4 भाग जो होते हैं वो पश्च पिंडक के बने होते हैं। हमने देखा था कि 3/4 हिस्सा अग्र पिंडक का है और 1/4 हिस्सा पश्च पिंडक का है। ये पूरा हिस्सा का निर्माण कर लेता है। तो अगर हम पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंडक की बात करें तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि का जो पश्च पिंडक होता है वो 1/4 हिस्सा होता है। और आपको हम बता दें कि ये जो हमारे मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेसम हिस्सा है, हाइपोथैलेसम भाग जो है, उससे काफी गहरे रूप में जो है, उसके काफी गहरे में जो है ये पश्च पिंडक जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पश्च पिंडक ही मस्तिष्क के हाइपोथैलेसम हिस्से से जुड़ जाता है। और अगर आप पश्च पिंडक से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च पिंडक से मूलतः 2 तरह के हार्मोन्स का स्राव होता है। एक तो हो गया आपको बेसोप्रिन, या जिसको हम लोग एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एडीएच के नाम से जानते हैं इसको। और दूसरा हार्मोन्स जो है जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं या पाइटोसिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। पहला हार्मोन बेसोप्रिन है। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर पश्च पिंडक के, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की पश्च पिंडक में किसी तरह की कुसक्रियता आती है और उसके कारण बेसोप्रिन यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का स्राव जो है वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में या आवश्यकता से कम मात्रा में होता है, तो दोनों ही कंडीशन जो है वो नुकसानदायक होता है। बेसोप्रिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये हमारे शरीर के अंदर अगर आप देखिएगा तो मूत्र वाहिनियों का नियंत्रण करता है। मूत्र वाहिनियों के अंदर जो जल अवशोषण की क्रिया होती है वो इसी हार्मोन्स के कारण नियंत्रित होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न एक बनते हैं कि मूत्र नलिकाओं में, मूत्र वाहिनियों के अंदर जो है वो आपको जल के अवशोषण की क्रिया, जल के अवशोषण के नियंत्रण की क्रिया जो है वो किस हार्मोन्स के कारण होती है, तो वो बेसोप्रिन हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि अगर पिंडक से स्रावित होने वाले प्रोटीन जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। उसी तरह से अगर आप बेसोप्रिन या के हार्मोन्स को अगर हम देखें तो ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इसकी अगर हम प्रकृति को देखेंगे तो बेसोप्रिन हार्मोन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और हम बतला रहे थे कि अगर ये अल्प स्रवन होता है, मतलब कि आवश्यकता से कम मात्रा में स्रावित होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि जल की जो मात्रा होती है, जल का अवशोषण अच्छी तरह से मूत्र नलिकाओं में नहीं हो पाता। और आप समझ सकते हैं कि अगर जल का अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाते हैं, जल का अवशोषण नहीं होने के कारण क्या होता है कि मूत्राशय जो है, जो एक थैलीनुमा संरचना, जब आप उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे, वृक्क की संरचना को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मूत्राशय है वहां पर मूत्र अस्थायी रूप से जमा होते हैं।
तो चूंकि जब मूत्र वाहिनियों के द्वारा जल अवशोषण की क्रिया जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है, तो मूत्र का निर्माण अधिक होने लगता है और व्यक्ति जो है वो बार बार मूत्र त्याग की इच्छा जो है वो जाहिर करता है। और खास करके आप देखेंगे कि जिस जो डायबिटीज के मरीज हैं, जिसको हम मधुमेह रोग कहते हैं, तो मधुमेह रोग के रोगियों के साथ यही समस्या उत्पन्न होती है कि उनकी मूत्र नलिकाओं के द्वारा जो होता है वो अच्छी तरह से जल का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो बार बार जो डायबिटीज के रोगी होते हैं वो बार बार मूत्र त्याग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये अगर कमी हो जाता है बेसोप्रीन हार्मोन्स का, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का स्राव आवश्यकता से कम मात्रा में होगा, तो अत्यधिक मूत्र का निर्माण होने लगता है और बार बार जो है मूत्र त्याग की इच्छा जो है वो व्यक्ति में होने लगती है। वहीं अगर हम देखेंगे कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का स्राव, मतलब कि बेसोप्रीन हार्मोन्स का स्राव अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जल का अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है। और जब जल का अवशोषण अधिक मात्रा में होगा तो पेशाब गाढ़ा होने लगेगा, मूत्र जो है वो गाढ़ा होने लगेगा और ब्लड जो होता है वो पतला होने लगता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज बन जाता है कि अल्पस्रावन से जो है वो हमारे शरीर में जो है जो मूत्र होते हैं वो गाढ़ा हो जाते हैं और रुधिर जो होती है वो पतला हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी बेसोप्रीन हार्मोन्स की अधिकता के कारण जो होते हैं वो मूत्र गाढ़ा हो जाएगा, जबकि इसकी अल्पस्रावन के कारण, कमी के कारण जो होती है वो बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। उसके बाद आते हैं कि पश पिंडक से स्रावित होने वाला जो अन्य हार्मोन्स है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इसी हार्मोन्स को हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं और कई सारे परीक्षाओं में ये सीधे रूप में पूछ दिए जाते हैं कि जो मादा शरीर में जो है वो दुग्ध का जो स्राव होता है, हालांकि इससे पहले हमने ये भी देखा था कि दुग्ध का स्राव जो एक ट्रॉपिक हार्मोन हमने देखा था, जिसके अंतर्गत लैक्टोजेनिक हार्मोन्स को हम लोगों ने देखा था। और ध्यान रखेंगे हम कि मादा शरीर में जो प्रसव पीड़ा है, मूलतः ये क्वेश्चन कई दफे पूछे जाते हैं कि मादा शरीर में प्रसव पीड़ा मतलब शिशु का जो जन्म होता है, मतलब शिशु का जो जन्म होता है उस समय जो प्रसव वेदना उत्पन्न होती है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, दरअसल उस प्रसव पीड़ा के लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ही स्राव जो है वो जिम्मेवार होते हैं, जिसको हम पाइटोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि दुग्ध ग्रंथियों से जो स्रावित होने वाले दुग्ध है उसकी मात्रा को भी नियंत्रित करने का ये काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि मवेशियों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है या किस हार्मोन्स के इंजेक्शन उसे लगाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, कई दफे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। तो इस तरह से हम लोगों ने पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले उन तमाम हार्मोन्स को बहुत ही डिटेल्स में हम लोगों ने इसको पढ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा और कई सारे प्रश्न, कई सारे डॉट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और इन्हीं कारणों से चूंकि आपने पीयूष ग्रंथि की कितने महत्वपूर्ण कार्य, उस कितनी महत्वपूर्ण हार्मोन्स के स्राव होते हैं उसको आपने भली भांति ढंग से जाना। और यही कारण है कि इस ग्रंथि को हमने कहा था कि मास्टर ग्लैंड के नाम से, स्वामी ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। अगर आप इसको सारांशतः एक बार फिर से समझने का प्रयास करें तो ध्यान रखेंगे जो मुख्य क्वेश्चन जो बनेंगे कि अग्र पिंडक से जो हार्मोन्स का स्राव होगा वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स काफी महत्वपूर्ण है। ग्रोथ हार्मोन्स का अगर स्राव आवश्यकता से कम मात्रा में होगा तो व्यक्ति का शारीरिक विकास जो होता है वो रुक जाता है, जिसको हम लोग क्रेटिनिज्म कहते हैं। वही अगर प्रौढ़ों में आप देखेंगे तो साइमंड्स रोग हो जाता है, जिसमें असमय बुढ़ापा आ जाता है। अगर अतिश्रवण की बात करें, अधिक मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो आप देखेंगे कि जायगोटिज्म रोग जो है, भीमकायता रोग हो जाता है। वहीं अगर प्रौढ़ों में हम बात करते हैं तो एक्रोमेगली रोग ना हो जाता है, जिसमें गाल की हड्डियां उभर जाती है, हाथ और पैर जो है वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स को आपने देखा, फिर गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, ये सभी हार्मोन्स जो हैं वो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक से स्रावित होते हैं। और गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स को हमने 3 भाग में बांटा था, इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। मध्य पिंडक की अगर हम बात करें तो वहाँ एक ही हार्मोन्स हमको ध्यान रखने हैं, मिलेनोसाइट्स हार्मोन्स को ध्यान रखेंगे। और त्वचा का रंग जो है वो पिगमेंट के कारण, मिलेनिन के कारण या मिलेनोसाइट्स हार्मोन्स के कारण जो है वो निर्धारित होते हैं।
स्पष्ट पिंडक से हमने दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स को पढ़ा, एक बेसोप्रिन जिसको हम लोग एंटी डायबिटिक कहते हैं, और दूसरा जो हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये हमारा सारांशतः अगर आप देखें तो जिन चीज़ों को हम पढ़ने के लिए कभी कभी पूरी घंटा लगाते हैं, उस चीज़ को हम 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि ऐसे जब अगर आप सीधे फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए काफ़ी जटिल हो जाता है, काफ़ी उबाऊ भी हो जाएगा, और उसको मेमोराइज करना आसान नहीं होता है। आप जल्दी से जल्दी भूल जाते हैं उसको, कम समय तक ही वो आपके मानस पटल पे रह पाता है। लेकिन अगर एक बार आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, उसको एक दूसरे से संबद्ध कर पाते हैं, और उसको एक डिटेल्स में उसके पूरे रूपरेखा को समझ पाते हैं, तो फिर उसे याद रख पाना आपके लिए काफ़ी आसान होता है। और आज की ये क्लास मेरी यही कोशिश थी कि आप बृहद रूप में पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को, पीयूष ग्रंथि के बारे में बहुत ही डिटेल्स में आप लोग इस चीज़ को समझे, जाने। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी होगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो इसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो बेल आइकॉन का जो बटन है उसे प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको समय पे हमारी वीडियो आने की सूचना जो है वो मिलती रहे। और फिर शेयर करना भी नहीं भूलेंगे, कतई नहीं भूलेंगे। और इन आज के इस सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतर क्लास में। द डिटर्मिनेशन चैनल पे आपको कई सारे बहुत ही उपयोगी जो हैं वो वीडियोज जो हैं वो मिलते रहेंगे समय समय पे। हालांकि कुछ अंतराल हो रहे हैं, कुछ गैप्स हो रहे हैं, और चूंकि हमने पहले भी बताया कि जो ऑफलाइन क्लासेज थी हमारी, जो लंबे अवधि से बंद थी, तो हम ऑफलाइन क्लासेज को चालू करने में पूरी एनर्जी लगा रहे थे, तो जिसके कारण हम इस चैनल से नियमित रूप से वीडियोज नहीं डाल पाए हैं। लेकिन अब चूंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी जो है वो काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से चालू हो चुकी है, और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, जो विभिन्न एंट्रांस एग्जामिनेशन है जो उसके अभ्यर्थी हैं, तो अब चूंकि उनके लिए हमने एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म जो है ऑफलाइन मोड में भी जो है उसको सफलतापूर्वक जो है वो प्रारंभ कर दिया है। तो अब नियमित रूप से हमारे इस चैनल पर, द डिटर्मिनेशन के इस चैनल पर हमारी वीडियोज जो है वो आपको मिलती रहेगी। विदा होते हैं आज के लिए, मिलते हैं एक बहुत ही बेहतर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों के लिए धन्यवाद।